अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इंफ्रारेड रेडिएशंस के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स, डेंजर्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में क्या होता है कि जब हम इंफ्रारेड रेज़ को अप्लाई करते हैं पेशेंट की स्किन के ऊपर, तो हमारी जो सुपरफिशियल एपिडर्मस और जो डर्मस होती है उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वैसोडाइलेशन होती है और स्किन के उस एरिया की तरफ ब्लड फ्लो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो स्किन के उस एरिया की तरफ इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था जिसकी वजह से पेन हो रही थी, वो वेस्ट मटेरियल वहाँ से रिमूव होगा, जिसके नतीजे में पेन भी कम हो जाएगी। वहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स मौजूद थी, पेन नर्व एंडिंग्स जो पेन कॉज कर रही थी, वहाँ पे उनके ऊपर भी सीडेटिव इफेक्ट आता है। ठीक है, वो जैसे ही वो पेन नर्व एंडिंग्स वहाँ से रिमूव होंगी तो हमारा जो मसल स्पैज़म क्रिएट हुआ था वो भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि इंफ्रारेड रेज जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर जाता है, वैसोडाइलेशन होती है। ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर देता है, सारा वो जो फिनोमिनन चलता है हमने पढ़ लिया। ठीक है, सेंसरी नर्व्स पे भी इफेक्ट आता है, मसल टिश्यू पे इफेक्ट आता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। ब्लड प्रेशर किस तरह कम होता है, क्या इफेक्ट आता है, हमने पहले भी पढ़ा, आगे हम थेराप्यूटिक इफेक्ट्स में भी एक बार इसको देख लेंगे। और स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे मैंने बताया था कि जब हम इंफ्रारेड रेज को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे स्वेटिंग होती है, दैट्स वाई जो है वो स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स। थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हमारे पास 3 तरह के: रिलीफ ऑफ पेन, मसल रिलैक्सेशन और इंक्रीज़ इन ब्लड सप्लाई। अब हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स में रिलीफ ऑफ पेन। इसमें जब हम इंफ्रारेड रेज अप्लाई करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो है वो पेन कम हो जाती है। जब हम सुपरफिशियल टिश्यूज़ के ऊपर माइल्ड हीटिंग करते हैं तो उसकी वजह से हमारी सेंसिटिव नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होती हैं और पेन कम हो जाती है। ये सारा वही बताया हुआ जो हमने पीछे पढ़ा कि जो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, वहाँ पे क्यूमुलेट हो रहा होता है, उसकी वजह से जो है पेन हो रही होती है पेशेंट को। तो जैसे ही हम वहाँ पे इंफ्रारेड रेज अप्लाई करते हैं, वैसोडाइलेशन होती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और पेन भी कम हो जाती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि अगर तो पेन एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही है या कोई रीसेंट इंजरी है तो उसमें माइल्ड हीटिंग से पेन ठीक हो जाती है, लेकिन अगर पेन क्रोनिक इंजरी की वजह से हो रही है तो हमें वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी पड़ती है। इसका जो ट्रीटमेंट टाइम है वो 30 मिनट्स तक हो सकता है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के केस में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मसल रिलैक्सेशन। जब हम इंफ्रारेड रेज अप्लाई करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट आता है टिश्यूज़ के ऊपर, जिसकी वजह से मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इसमें हमारे पास होता क्या है कि जैसे ही हम जो है हीट अप्लाई करते हैं, इंफ्रारेड रेज अप्लाई करते हैं, जो पेन के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना वो वहाँ से वाश आउट हो जाते हैं, जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो फ्री हो जाती हैं और जो हमारा स्पैज़म है वो ख़त्म हो जाता है और मसल रिलैक्स हो जाते हैं। थर्ड थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट हमारे पास था इंक्रीज़ इन ब्लड सप्लाई। इसको हम वेरियस आर्थराइटिक कंडीशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए पोस्ट इमोबिलाइजेशन स्टिफनेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओपन वाउंड्स इन्फेक्शंस वगैरह के केस में इन बॉडी पार्ट्स की तरफ हम ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशंस को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डेंजर्स। डेंजर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? बर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है पेशेंट को, प्रिपरेशन ऑफ गैंग्रीन आ जाता है, हेडेक आ जाता है, फेंटनेस आ जाता है और इंजरी टू आइज़ आ जाता है। अब हम इन सबको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। बर्न किस वजह से हो सकता है? अगर तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की इंटेंसिटी हमने बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दी है उस वजह से बर्न हो सकता है, या अगर पेशेंट की सेंसेशन डिफेक्टिव थी, वो नहीं बता पाया कि उसे ज़्यादा हीट फील हो रही है तो उसका वहाँ पे बर्न हो जाएगा। ये भी वह बताया कि पेशेंट फेल्स टू रिपोर्ट ओवर हीटिंग, के उसको ओवर हीटिंग हो गई है, पेशेंट की सेंसेशन डिफेक्टिव है, वो रिपोर्ट नहीं कर पाया तो बर्न हो जाएगा। या पेशेंट अनकॉन्शियस है तो भी वो नहीं बता पाएगा कि उसे ज़्यादा हीट हो गया है, अब इसे रिमूव कर दिया जाए, तब भी उसे बर्न हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक में हमारे पास कैसे होता है? इलेक्ट्रिक शॉक में ये होता है कि अगर कोई वायर या सर्किट ब्रेक हुआ है और उसके एक्सपोज्ड पार्ट को, वो जो ब्रेक पार्ट है वो एक्सपोज हुआ है, उसको पेशेंट टच कर लेता है तो वहाँ से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है फेंटनेस और गिडीनेस। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने टर्मिनेशन में पढ़ा था कि जब हम ट्रीटमेंट ख़त्म कर रहे होते हैं तो उसके फ़ौरन बाद हमने पेशेंट को खड़े नहीं होने देना होता रिकम्बेंट पोजीशन के अंदर, क्योंकि उसे चक्कर वगैरह आ सकते हैं। ये वही बात तय हुई है। चक्कर वगैरह क्यों आते हैं? क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर क्यों कम होता है? कि जब वैसोडाइलेशन होती है तो जो स्किन की सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा स्किन की तरफ आ रही होती है, ब्रेन की तरफ जो सप्लाई है वो कम हुई होती है, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ होता है। पेशेंट अगर उस वक्त फौरी खड़ा होगा तो उसके चक्कर वगैरह आने के जो है उसे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेडेक। अगर तो हम इंफ्रारेड रेज पेशेंट के बैक ऑफ हेड पे अप्लाई करें तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है, या फिर अगर हम ज़्यादा हॉट वेदर में इंफ्रारेड रेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है। या तीसरा पॉइंट है स्वेटिंग। स्वेटिंग की वजह से भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से बहुत सारे फ्लूइड्स बॉडी से लॉस हो रहे होते हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट को हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैंग्रीन। गैंग्रीन के केस में हमारे पास क्या होता है कि डिफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, जब आर्टीरियल ब्लड सप्लाई डिफेक्टिव है वहाँ पे हम इंफ्रारेड रेज अप्लाई करेंगे, वैसोडाइलेशन होगी, वहाँ पे ब्लड आएगा। ठीक है, वहाँ पे न्यू ब्लड को आने के लिए भी रास्ता चाहिए और पुराने ब्लड को वहाँ से जाने के लिए भी रास्ता चाहिए। लेकिन चूँकि वहाँ पे जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है वो डिफेक्टिव है, ब्लड को रास्ता नहीं मिलेगा, वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस भी चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और नेक्रोसिस की वजह से जो है गैंग्रीन के स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं वहाँ पे। इसलिए हमने जो है गैंग्रीन के केस में ख्याल रखना है। नेक्स्ट है इंजरी टू आइज़। अगर हम डायरेक्टली आइज़ पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे रेटिनल बर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने पेशेंट की सेफ्टी के लिए उसे गॉगल्स वगैरह यूज़ करवाने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन से, किन केसेस में हमने जो है अप्लाई नहीं करना इंफ्रारेड रेडिएशंस को। डिफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड सप्लाई के केस में अप्लाई नहीं करना, हैमरेज के केस में अप्लाई नहीं करना, डिफेक्टिव सेंसेशन ऑफ स्किन में अप्लाई नहीं करना, बर्न्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, इसमें गैंग्रीन स्प्रेड हो सकता है डिफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड सप्लाई में। हैमरेज में यही है कि वो ब्लड फ्लो पहले ही ज़्यादा है तो वैसोडाइलेशन की वजह से और वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आइज़ के ऊपर अप्लाई नहीं करना, रेटिनल बर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, डीप एक्सरे को बॉल थेरेपी के बाद अप्लाई नहीं करना, या कोई ट्यूमर वगैरह का केस है उसमें अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ट्यूमर वगैरह भी उसके स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं।